जैसे वो इलाहाबाद का एक लौंडा वो आपको लेके बनाता, आप ही की तरह स्टाइल से पहन लेता है और बड़ा उसको फॉलोअर मिल गया, आपके नाम पे खूब फॉलोअर उसका बन गया। तो इसको कैसे देखते हो आप? नाराजगी में देखते हो, गुस्से में देखते हो, या जो आप कहते हो कि भाई ट्रोलर भी जरूरी है? अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, इन सबके डुप्लीकेट थे ना। अभी भी अजय देवगन के नाम पे तो कम से कम आधा देश, 10 लाख आबादी तो होगी अजय देवगन की। एक लड़का है हिमांशु तिवारी, हाँ अच्छा पैसा कमाया उसने, उसका मैसेज मेरे फ़ोन में पड़ा है। हाँ। उसने मुझसे कहा कि एक दिन उसने मुझे मैसेज किया, कहा सर आपको धन्यवाद देना है। मैंने कहा क्यों? कहा सर आपकी वजह से मेरा घर बना और मेरी 2 बहनों की शादी हुई। मैं शायद एकमात्र आदमी हूँगा हिंदुस्तान में जिसने हर आदमी को छूट दे रखी है लीगली। मैं कभी किसी पे स्ट्राइक नहीं मारा, अगर उसने बदतमीजी नहीं की तो, ना किसी यूट्यूब चैनल पे मारा, कभी मारा ही नहीं। मैंने अपने लोगों को मना कर रखा है कि कोई स्ट्राइक नहीं मारेगा। और 2 लड़के हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो मुझे पर्सनली खुद पैसा भेजते हैं। एक ड्यूटी वाला राजस्थान का लड़का है मनीष सिंह, वो आज से 4-5 साल पहले जब उसने मुझे कहा कि सर मुझे आपको कुछ पैसा भेजना, मैंने कहा है भाई, कहा सर आपसे पैसा कमा रहे हैं। और एक लड़का है पार्थ चैनल करके है, अभी रिसेंटली उसने अपना चैनल मुझे हैंड ओवर भी कर दिया कि सर आप अपना चैनल ले लो, अब मैं दूसरे कामों में बिजी होने जा रहा हूँ, अब मैं नहीं चला पाऊँगा। तो मैंने उन लड़कों से कह रखा था कि तुम कमाओ, अगर तुम मेरा इतना इस्तेमाल कर सकते हो, इतना पैसा लेके जाएंगे कहाँ? अभी जितना है उतना ही नहीं संभल रहा है, तो सबको कमाना था। तो हिमांशु तिवारी ने मुझसे कहा कि मेरा घर बना, मेरे 2 बहनों की शादी हुई, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो भगवान ने जितना दे रखा, बहुत दे रखा है। मैं सिर्फ लोगों से ये कहता हूँ कि आप करो ट्रोल, अच्छी बात है, पर जब आप शब्दों का चयन करते हो तो वो चयन अच्छा होना चाहिए, वो लगना चाहिए कि आप पढ़े लिखे आदमी हो। तो जैसे शिक्षक अवध ओझा जी भारत रत्न दे रहे थे, अब नेता ओझा जी भारत रत्न देंगे या आप विनम्र हो गए? अब तो मैं नोबेल प्राइज की अनुशंसा करूंगा। अब अगर इतना भी कद ना बढ़ा कि इनको नोबेल दिलाया जाए तो फिर राजनीति में आने से फायदा ही क्या है? तो अब इनके लिए नोबेल प्राइज की ऊंचा सोचो। हाँ, ऊंचा सोचना पड़ेगा। और नोबेल प्राइज 140 करोड़ की आबादी में अगर 1.5 लाख दुश्मन ना हो तो फिर क्या फायदा जीने का? आदमी की औकात उसके दुश्मनों से ही पता चलती है। तो सीधे मोदी शाह से लड़ लिए, डर नहीं लगा? आपकी पार्टी तो बहुत आजकल जेल भेजा गया, बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है कि आप सीधे सीधे वहीं लड़ लिए। आप जेल भेज देंगे तो अगला चुनाव 5 लाख वोट से जीतूंगा, इसी बात का तो इंतजार है। राजनीति में कौन जेल नहीं गया? गांधी जी जेल गए, नेहरू गए, हमने हिस्ट्री पढ़ी है तो हमें पता है कि जो भी आदमी राजनीति करेगा, तो राजनीति का एक सबसे प्यारा नियम है कि अगर आप सत्ता की कमियों का विरोध नहीं करते तो आप राजनेता पहली बात नहीं है। सत्ता का विरोध नहीं, सत्ता की कमियों का विरोध। ठीक बात। आपने कहा था महंगाई खत्म कर देंगे, आप क्यों नहीं कर रहे हो? करो आप महंगाई खत्म। आपने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, 2014 में एक इनका पोस्टर आया था बहुत बड़ा सा, उस पर मोदी जी मुस्कुराते हुए खड़े थे 39 डिग्री में, 45 डिग्री में नहीं, 39 डिग्री में थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। हम भी बड़े खुश हुए कि चलो यार 40 रुपया पेट्रोल मिलेगा, ससुराल जाने में आराम रहेगा। अब पोस्टर बना रहे बटेंगे तो कटेंगे। अरे मोदी जी, और कह क्या रहे हैं? कह क्या रहे हैं? शीश महल। शिक्षा पे बात करो ना, तुम्हारे 20 राज्य हैं, किस राज्य में तुम्हारा बजट 25% है शिक्षा पे? मतलब आप इस देश की जनता को मूर्खी समझते हो क्या? इतनी पढ़ी, आप शिक्षा पे बात करो, आओ बहस करते हैं। आप अपनी पार्टी का लीडर बैठो, मैं आता हूँ बहस करने के लिए। शिक्षा पे बात करते हैं, अब हम स्वास्थ्य पे बात करते हैं, हम अंबेडकर एक्सेलेंस प्रोग्राम जो हमारा उस पर बात करते हैं, जो पॉजिटिव काम है हम उस पर बात करते हैं। नहीं, बटेंगे तो काटेंगे। कौन काटेगा? ऐसे ही फायदा अंग्रेजों ने उठाया था इसी तरह के लोगों का। ये देश एक है, क्या उत्तरांचली, क्या पूर्वांचली, क्या मद्रासी, क्या बिहारी, सब भारत माँ के हैं। सहमत हूं मैं, धर्म के नाम पर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, खराब चीज है। आप क्यों याद दिला रहे हैं? आप क्यों ये बात कह रहे हैं? आप बजट के बारे में बात करिए। आप हमारी नेशनल ग्रोथ कितनी हो रही है, आपने कितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया इस कंट्री का, भाई हमें आप बताइए ना, आप ग्राफ दीजिए ना कि इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं आप? आइए बहस करते हैं बैठ के। नहीं, एक है तो सेफ है, किससे? अस्पताल में जाते हो तब तो नहीं देखते हो कि किसका खून मिल रहा है। कोई अस्पताल में पेशेंट मुझे नहीं मिला जो मुझसे कह दे कि भैया मुझे तो बस शुद्ध हिंदू का खून चाहिए, मैं मर जाऊंगा लेकिन शुद्ध हिंदू का चाहिए। वहाँ तुम जाति नहीं देखते, वहाँ तुम धर्म नहीं देखते, राजनीति में क्यों देख रहे हो? अब देखिए, हाँ, ऑब्वियस सी बात है, मानी सी बातें हैं।
काहे नहीं होंगे, कौन नहीं है। आज की डेट में जितने लोग भाजपा में हैं वो पूर्व कांग्रेसी हैं। मतलब सिंधिया परिवार जो है, सिंधिया साहब है ना, कितने बड़े कांग्रेसी, उनके पिता कांग्रेसी, वो कांग्रेसी, इतने बड़े बड़े राजनेता, उन्होंने अपने आप को बदला कि नहीं बदल दिया। फिर कौन, मौकाटेरियन के युग में आप अगर अपने युग के साथ नहीं चलेंगे तो पृथ्वीराज चौहान वाला हाल हो जाएगा। कल को अगर मोदी जी आपको कैबिनेट मिनिस्टर बना दे तो आप बीजेपी में जा सकते हैं। हाँ, ये बड़ा प्यारा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, कि अगर मोदी जी कल के मुझे कैबिनेट मिनिस्टर बना दे, अब नहीं बनाएंगे मोदी जी, अब इसलिए नहीं बनाएंगे, मोदी जी दुश्मन ज्यादा पसंद करते हैं। देखिए दिलजीत को बुला के बढ़िया और तबले पे तक दिन चल रहा था, तो आप ये बात मोदी जी तक पहुंचा दो, देखते वो क्या भी पता देखते कल हैं। परसों तक ऑफर आ जाए। अब मोदी जी कुछ भी कर ले, हाँ, या कोई कुछ भी कर ले, क्योंकि जब मुझे मंच की तलाश थी, जब मैं लोगों को अप्रोच कर रहा था, तब किसी ने मुझे पूछा नहीं, जवाब नहीं दिया। मुझसे कहा ठीक है प्रयागराज की सीट आपको दे देंगे, फिर कहा कैसरगंज से लड़ाएंगे आपको, कहा ना। उन सारी परिस्थितियों में जब अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे बुलाया, बात किया, इतना सम्मान दिया, इज्जत दिया, हर चीज के नियम है, वसूल है, अब वो चीज संभव ही नहीं है। वो मुझे कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, अगर नरेंद्र मोदी जी कल मुझे कह दें कि यार मैं पद छोड़ रहा हूं, तुम प्राइम मिनिस्टर की शपथ ले लो, आओ, मेरा वैसे भी थोड़ा ज्यादा, अरे ज्यादा की बात ही नहीं है। अगर मुझसे कह दे कि मैं प्रधानमंत्री का पद दे रहा हूं, तब भी नहीं जाएंगे। तब कैसे मौकाटेरियन आप हुए? फिर तो मौकाटेरियन के नाम पे कलंक हो गया कि आपको प्रधानमंत्री बना रहे थे, आप छोड़ रहे हो। एक टर्म है अपवाद, हाँ, है ना, हाँ, हर जगह लागू होता है। ऐसा कोई चीज ही नहीं है जो फुल फ्लेजेड निर्वात हो, वैक्यूम, फुल फ्लेजेड वैक्यूम कहीं नहीं होता। तो इसलिए हम एक टर्म लेके चलते हैं, अपवाद। तो मतलब आप आजीवन आपके ही रहोगे? आप कहीं रहेंगे आजीवन? आजीवन। तो सोशल मीडिया बहुत अभी पुराना वाला सब निकालते, ये भी निकालेंगे लोग। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल निकालेंगे। 2034 में केजरीवाल जी देश के उच्चतम पद पे बैठे होंगे। ना हो कि हम आपके हैं कौन? अरे नहीं, कोई मतलब ही नहीं, आने वाला समय केजरीवाल जी का ही है, कोई है ही नहीं सामने, आम आदमी पार्टी का आने वाला समय। बट फिर भी सर लोग एक जैसे होता है ना कि एक आइडियोलॉजी होती है, जैसे अगर आप थोड़ा सा हिंदुत्ववादी हो तो बीजेपी की तरफ हो, अगर आप सेंट्रिस्ट हो तो कांग्रेस देख लेते हो, थोड़ा सा और आइडियोलॉजी है उधर चले आते हो। एक रहती है विचारधारा की भी लड़ाई। कई नेताओं को हमने देखा है जो विचारधारा छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं तो बाद में थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। आपका कोई विचारधारा नहीं है? केजरीवाल जी की यूनिवर्सलिस्टिक विचारधारा है। अब पुजारियों को वेतन किसको देना चाहिए था? भाजपा को नहीं देना चाहिए था। हाँ, पुजारियों की चिंता किसको करनी चाहिए थी? भाजपा की। 20-20 राज्यों में इनकी सरकार है, बेचारे पुजारी हिंदू धर्म के नाम पर खुश हैं। इन 15 साल से की मोदी जी की सरकार है, कभी तो ये हमारे बारे में सोचेंगे। सोचा किसने? अरविंद केजरीवाल ने। तो जो आदमी यूनिवर्सलिस्टिक विचारधारा का है कि सबका साथ, सबका उत्थान, उसके साथ जाने में क्या दिक्कत? ना, इस पे एक लड़का लोग ये कहता है कि केजरीवाल ही जानते हैं कि मुसलमान बीजेपी के खिलाफ वोट देबे करेगा, तो क्या जरूरत है शाहीन बाग जाने की? हिंदू खुश कर लो, बीजेपी को वोट कट जाएगा, मुसलमान तो हमारा है ही बीजेपी के खिलाफ। केजरीवाल जी किसी को खुश नहीं करना चाहते हैं, वो जानते हैं कि मैं विकास करूंगा। आज की डेट में जो हमारा मंगलम का स्कूल है पटपड़गंज में, अमेरिका की फर्स्ट लेडी उसे देखने जा रही है। मतलब वो दिल्ली में आई है, कह रही है, उससे कहा जा रहा है कि हम गुजरात के स्कूल आपको दिखाएंगे, वो कह रही नहीं मुझे दिल्ली के स्कूल देखना है। तो जब अमेरिका की फर्स्ट लेडी दिल्ली का स्कूल देखना चाहती है, तो देश की जनता को लग नहीं रहा कि काम कौन कर रहा है? ये आपका एक पहलू है जो सच है इसमें कि आपके बच्चे दिल्ली के आईटी में ज्यादा निकल गए, ये सच है। आईटी में प्रदेश का 25% बजट शिक्षा के लिए है। मतलब मैं अभी परसों एक सभा कर रहा था साइन, उस पे सुपर साइन चौक पे, एक लड़की क्लास 8 की फ्रेंच बोल रही थी, उसका वीडियो है मेरे पास। एक हमारी कार्यकर्ता शिरीन खान, उसकी 2 बेटियां, एक 9th एक 10th में, वो मुझे इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड, बैंकिंग ये सब समझा रही थी। कितना अच्छा लेवल है शिक्षा का। नहीं, लेकिन सर ये एक पहलू है। दूसरा पहलू एक जो हमने और पढ़ा, जैसे एक तो आपने क्या, उसको मैं भी एक्सेप्ट करता हूं कि आईटी में लड़के ज्यादा क्वालिफाई है, लेकिन क्योंकि शिक्षा का जिक्र आपने कर दिया, आप खुद शिक्षक है, एक ये भी आया कि 9th क्लास के लड़के बड़े फेल हुए बीते सालों की तुलना में, लाखों बच्चे हुए, और ये देश के कई प्रतिष्ठित अखबारों ने छापा भी। जैसे एक मैं आर्टिकल लिख बैठा हूँ, देखिए, ओवर 1 लाख स्टूडेंट फेल्ड इन क्लास 9th इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल, और उन्होंने बताया पिछले सालों की तुलना में ज़्यादा है। तो दूसरा पहलू वो भी है, एक सिक्के के 2 पहलू है। राग तो मीठा मीठा गप में, ना मैं बता रहा हूँ,
यूपी में जब कल्याण सिंह की सरकार थी, सबसे कम रिजल्ट आया था हाई स्कूल और इंटर का। सही बात है। इसका मतलब प्रशासन बहुत अच्छा था। इसका ये भी तो एक पहलू है। ऐसा थोड़े कि कल्याण सिंह के टाइम पे अगर 13% रिजल्ट इंटर का आ रहा है तो शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। इसका मतलब शिक्षा प्रशासन कितना अच्छा है कि वो इसलिए जबरदस्ती लोगों को नहीं पास कर रहा है कि उसको अपना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा करना है। पहली बात। दूसरी बात, कोरोना का बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। कोरोना ने जो सबसे ज्यादा नुकसान किया है पूरी दुनिया का, वो ये किया है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया है। उनके जो सोचने की क्षमता है वो बहुत कमजोर होती चली जा रही है। मतलब आज की डेट में मैं देख रहा हूँ 9, 10, 11, 12, मतलब हमें तो आज नहीं पता डिप्रेशन क्या होता है, और क्लास 8th का बच्चा साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है।